हमने क्या किया कि जितने सोशल फंक्शन होते थे जी। समाज के, हम उन फंक्शनों में जाना शुरू किया। ओके, ग्रेट। वहाँ जब जाते थे, कभी मौका मिलता था बोलने का। पहले बात है, जब वैसे ही जाते थे तो लोग मिलते थे, आप क्या करते हैं, पैसे जेब में नहीं होते थे, पर कार्ड ढेर सारे होते थे, विजिटिंग कार्ड। तो फट उसको पूछने से पहले बताते थे कि मैं एडवोकेट हूँ, सो एंड सो, कार्ड देते थे। और ये कहते थे अगर जस्टिस कैद की कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो इसका मतलब फिर मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं, मतलब हमारे में ही गड़बड़ी है। इस बात के लिए मैं यहाँ भी मशहूर था। मैं आंध्रा तेलंगाना जब कंबाइंड हाई कोर्ट था हैदराबाद में, वहाँ पे भी, और यही बात मध्य प्रदेश में छाप छोड़ के आया हूँ। अगर बाबा साहब को ना याद करूँ तो किसको करूँ? अगर इनकी इस कड़ी में मैं ज्योतिबा फुले साहब को ना याद करूँ तो किसको करूँ? सावित्रीबाई फुले जी को ना याद करूँ तो किसको करूँ? तो ये सारे के सारे मेरे जब भी कोई बोलना होता था, कहीं ना कहीं इनका तड़का थोड़ा लगता था, जो मैं समझता हूँ कि किसी को इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए उस तड़के से। और फिर भी अगर है तो वो उनकी प्रॉब्लम, मेरी हुई तकलीफ हुई कभी हुई तो उनकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जो डेस्टिनी 14 अप्रैल 1891 को इसी प्रदेश में जब बाबा साहब ने जन्म लिया महू में, तब लिखी गई थी। मैंने ये कहा था। न्यायपालिका में रिजर्वेशन और कोलेजियम का है, बहुत बहसें होती हैं, तमाम लोग इस पे, तमाम लोगों की राय है, इवन की सरकार और जुडिशरी के बीच में खींचतान भी देखने को मिली इस पे। आपकी इस पे क्या राय है? देखो, जहाँ तक आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लो जी, जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है कैटेगरीज का। ये लो दिल्ली की नेशनल कैपिटल है, अगर दिल्ली में भी 1966 का हाई कोर्ट और 2008 में सुरेश कैद SC ST अगर BC से बनता है जी, ऐसा तो नहीं है सुरेश कैद से पहले कोई एडवोकेट अवेलेबल नहीं थे समाज के। जी। मैं चीफ जस्टिस बन के गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। आप बिलीव करेंगे, आपको हैरानी होगी इस बात को जान के कि वहाँ पे वो 1956 का हाई कोर्ट है, दिल्ली से पुराना, 10 साल पुराना दिल्ली से। आज तक SC ST का एक भी जज हाई कोर्ट का नहीं रहा, ना वो सर्विस से और ना एडवोकेट से। सर, ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 32 फैमिलीज मिल के पूरे देश के सिस्टम को चला रही है, जुडिशरी सिस्टम को। जी, इसको कैसे सुधार हो सकता है? देखो आपकी इस पे ये है कि थोड़ा सा इस सिस्टम को कहीं चेंज करना पड़ेगा। देखो, हम जज से पहले ह्यूमन बीइंग है जी, कि आप 20% से ज़्यादा किसी भी एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा यहाँ पे। जी, जो चीज़ सही है या तो वो तर्क से बताएं कि नहीं, या तो ये कहें कि आपके मेटल नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, हम बताएंगे। अगर हैं तो उनको देख लो। और कोई कहता है टैलेंट नहीं है या कॉम्पिटेंट नहीं है तो एग्जाम करा के भर्ती कर तो कॉम्पिटेंट नहीं है तो नेशनल जुडिशियल कमीशन करो। आप जैसे UPSC से आते हैं वैसे यहाँ पे भी आएंगे। और आप कहते हैं टैलेंट नहीं है, टैलेंट कैसे देखा जाएगा? आप मुझे पावर दो, कुर्सी दो, मेरा काम देखो, फिर टैलेंट पता लगता है। अगर कोई पहली बार चीफ मिनिस्टर बनता है उसका क्या एक्सपीरियंस है? चीफ मिनिस्टर बनता है, चलाता है। अगर पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनता है उसका प्राइम मिनिस्टर का क्या एक्सपीरियंस है? हमने उनको बोला कि सुनो, ये जो कंट्रोवर्सी है इसको शांत करो। हम इस मूर्ति को ज़बरदस्ती नहीं लगाना चाहते। क्यों? एक मूर्ति लगने से डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टेचर कोई हाई नहीं हो जाएगा, एक ना लगने से कम नहीं हो जाएगा। हम इसको लगाएंगे तो ये उत्सव की तरह लगेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट अशोक नगर में लगी मध्य प्रदेश में, तो उस तरह से लगे। और अगर सुरेश कैद जबरदस्ती करता तो मैं चीफ जस्टिस था वहाँ का, तो मैं मूर्ति तैयार थी, पेडेस्टल तैयार था, ठीक, मैं जाके उसको बिल्कुल लगा के आ जाता। आपकी सुप्रीम कोर्ट में आने की भी चर्चा थी काफ़ी, और जैसे ही आप रिटायर हुए उसके जस्ट तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी हुई। आपको निराशा हुई? देखो अशोक जी, किसी को भी प्रमोशन अच्छी लगती है, एलिवेशन अच्छा लगता है। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं
मुझे निराशा नहीं हुई, मुझे खुशी हुई, ये झूठ हो झूठ। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इंडिया में सेकंड सीनियर मोस्ट जज था इंडिया में, तो दिल्ली में तो था ही सीनियर मोस्ट। 2 वैकेंसी भी थी और दिल्ली का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन था वहाँ पे, जबकि हमारे दिल्ली के 4 जज ही रहे सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम, तो सिर्फ एक था, तो वो भी हो सकता था। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आज हम आपको एक ऐसे खास व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनका जीवन संघर्ष की एक मिसाल है। हम बात करेंगे एक ऐसे न्यायाधीश के साथ जिनका जीवन सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय की असल जमीन से उठकर न्यायपालिका की ऊंचाइयों तक पहुंचा। आज हमारे साथ हैं माननीय न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कैत साहब, जो दिल्ली हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचे। लेकिन ये सिर्फ एक पद की कहानी नहीं है, यह कहानी है दलित समाज में, दलित परिवार में जन्मे एक ऐसे बच्चे की जो तमाम बाधाओं और भेदभाव को पार करते हुए भारत की न्यायपालिका के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंचा। तो हम स्वागत करते हैं माननीय न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कैत सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अशोक जी। जी, मैं आपके चैनल दलित दस्तक और जितने श्रोता हैं उन सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी सर, पहला सवाल मेरा ये है कि आपका जीवन तो खैर एक संघर्ष की मिसाल है, जैसा हम लोग सुनते रहे हैं। कई मौके पे आप खुल के बोले हैं बिना किसी हिचक के, लेकिन सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े समाज से निकलकर दिल्ली और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज बनना और फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के पद तक पहुंचना, एक पूरा लंबा सफ़र रहा है आपका। अब आप रिटायर हो गए हैं। इस सफ़र को जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसे याद करते हैं? देखो, जैसे आपको कुछ पता भी होगा कि मैं एक छोटे से गांव जिसका नाम काकोत है, डिस्ट्रिक्ट कैथल में आजकल, वहाँ से मैंने मैट्रिक की। ये सही है कि मैंने कोई ज़्यादा एट्रोसिटीज़ या अनटचेबिलिटी मैंने नहीं देखी, फॉर द रीज़न कि 1973 में मेरे सबसे बड़े ब्रदर जीतराम कैत IRS आए और कस्टम सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट उनका था। तो हमारे पास कोई ज़मीन जायदाद बिजनेस कुछ ना होते हुए भी हम जिनके पास ज़मीन जायदाद थी, कहीं ना कहीं उनसे ऊपर पेडेस्टल पे 73 से हम आए, क्योंकि घर में ये होता था गांव में कि इनका एक ऑफिसर है। उसके बाद मैंने मैट्रिक गांव से की और गांव में स्कूल ऐसा था कि जिसमें क्लासरूम कम से कम, हम ज़्यादातर पेड़ों के नीचे हमारी क्लास होती थी और जैसे जैसे सूरज की दिशा घूमती थी वैसे वैसे हमारी क्लास का रुख बदलता रहता था। उसमें मैट्रिक तक जो सीजनल लेबर है, जैसे साड़ी सावनी कटती थी, गेहूं कटती थी, धान कटते थे, तो उसमें हमने भी अपने परिवार के साथ, पेरेंट्स के साथ मजदूरी की है। 10वीं के बाद, क्योंकि मेरे सबसे ब्रदर IRS थे, सेकंड ब्रदर बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर थे, 75 बैच के प्रोबेशनरी ऑफिसर। उन्होंने डिसाइड किया, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो RKSD कॉलेज कैथल जो 14 किलोमीटर मेरे गांव से था, या 9 किलोमीटर DAV कॉलेज पुंडरी के बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि इनको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट भेजा जाए। और मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज कुरुक्षेत्र से की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की पॉलिटिकल साइंस में, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं दिल्ली लॉ करने आया कैंपस लॉ सेंटर से, फिर मैंने लॉ की। इससे पहले का थोड़ा मैं बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था, सबसे बड़ी बात यह कि मैं अपने ब्रदर बड़े भाई जीतराम कैत, जो मेरे से 18.5 साल बड़े थे, दूसरे भाई मेरे से 12 साल बड़े थे, जो कि मैंने BA फर्स्ट ईयर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन लड़ा। उन्होंने कहा कि लड़ और जीतना है, मैं वो जीता BA फर्स्ट ईयर में। मैं फिर जब पॉलिटिकल साइंस में फाइनल ईयर में था, तो मैंने फिर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन लड़ा, वो मैंने जीता।
फिर उसी साल मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा और ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन में भी मैं कम्युनिटी से पहला था जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में स्टूडेंट यूनियन की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आया हो जी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पॉलिटिकल साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरा हिंदी मीडियम था जी। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम था। एक एक पेज में 4-4 5-5 बार डिक्शनरी खुलती थी और सोचा ये था कि भाई आप यहाँ पे आए सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, जो ब्रदर ने सजेस्ट किया था। हम सिविल सर्विसेज तो दूर, हमसे ये LLB पास करनी मुश्किल होगी कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आए। खैर जैसे तैसे करके हमने लॉ की। लॉ करने के बाद फिर ऑप्शन था, हम गांव में एक बार बात कर रहे थे कि हम कैथल स्टार्ट करें प्रैक्टिस, करनाल करें, कुरुक्षेत्र करें या चंडीगढ़। हम डिस्कशन कर रहे थे। हमारे बीच में मेरे फादर जो बहुत विजनरी थे, दो ही वाज एग्रीकल्चर लेबरर, उनका ये था, हम बात ही कर रहे थे गांव में, तो हमें रोक के कहते हैं कि देखो भाई डिसाइड तो तुम करोगे जहां करना है, पर मेरा एक सजेशन है कैथल करनाल कुरुक्षेत्र मत करना। यहाँ पे तुम्हें सब जानते हैं आप हर हम कौन हैं, कितने बड़े वकील बन जाइयो, यहाँ कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और बड़े शहर में अगर चंडीगढ़ और दिल्ली चले जाओगे आप कुछ भी ना हो के बहुत कुछ होंगे जी। और स्काई द लिमिट आप कर सकते हैं। हमने उनको कहा यस, हम भी यही डिसाइड करना है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करें जी। तो फिर सेकंड हमारे पास ये था। लॉ कब कर लिया था आपने? मेरा लॉ होना था 1988 में। मेरा एक पेपर जूरिस्प्रूडेंस का रह गया था जिसकी वजह से मेरी 89 में कंप्लीट हुई है। ओके। उसके बाद ये था कि प्रैक्टिस करने की बात जी। परिवार से, क्योंकि मैं पहला था, कोई वकील नहीं था, तो किसके पास बैठे एक जूनियर। तो हमें बड़ी मुश्किल से 2-3 इनडायरेक्ट रिलेशन से लेके फिर मैं एक श्री वतन सिंह जी उनके पास रहा और 4 साल रहा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कॉन्फिडेंस सिखाया, उन्होंने मुझे लॉ सिखाया। और उसके बाद ठीक 4 साल बाद के बाद फिर मैं अलग से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की जी। उसके बाद 1996 में मैं रेलवे के पैनल पे आया, कंज्यूमर फॉर्म पे, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे जी। उसी साल फिर मेरे को स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन दिया कंज्यूमर का। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर मेरा हाई कोर्ट का पैनल किया उन्होंने। और उसी साल मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे आया। लेकिन काम मेरे पे रेलवे का ज़्यादा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का कम। फाइनली 2004 3 जून को मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल, वो भी मैं SC ST BC से सबसे पहला मैं हुआ था जी स्टैंडिंग काउंसिल। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लॉ करने के बाद जैसे मैंने कहा, लॉ फाइनल ईयर में था, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया वाइस प्रेसिडेंट का। दो आई लॉस्ट दैट इलेक्शन बाय 6 votes ओनली, बट आई वन दैट इलेक्शन फॉर अनदर रीजन, बिकॉज सरोज हु इज माई वाइफ, वो उसी कन्वेंसिंग में उसी इलेक्शन में मिली थी। तब से हम आज तक साथ हैं। That's great, that's great. सर, हम लोग सामाजिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे। अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण क्या आपको अपने प्रोफेशन में कभी किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? मुझे सही में पूछो तो कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ चुनौती ये थी सबसे पहले कि हम आ तो गए दिल्ली वकालत करने, केस कहाँ से आएंगे, ये चुनौती थी सबसे बड़ी चुनौती। क्योंकि आप केस ही नहीं होंगे, आप में कितना कैलिबर हो, कुछ जानते हो आप, तो परफॉर्म कहाँ करेंगे उसमें। क्योंकि जब भी कोई एडवोकेट इंडिपेंडेंट स्टार्ट करता है वो 0 से करता है, उसके पास कोई मैटर नहीं होते। और मैंने एक चीज़ मेंटेन करी लाइफ में, श्री वतन सिंह जी जो मेरे सीनियर थे, आज नहीं है बेशक, पर उनकी फैमिली से मेरा आज बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, वो भी इस बात को एडमिट करते हैं। मैंने उनके चैम्बर से कोई केस नहीं लिया। मेरे पे आए उनके चैम्बर से बाद में कि भाई आप कर लो, वो डांटते थे, थोड़े से सख्त थे, तो मैंने उनके नहीं, मैंने कहा पहली बात आप केस खराब करोगे, उन्हीं को करने तो ठीक कर रहे हैं, और दूसरा फिर भी आप करवाना चाहते हैं तो मैं नहीं करूँगा। मैंने उनसे लिया।
तो केस जनरेशन का जो बाकी के लिए भी मैं सजेशन देना चाहता हूँ, हमने क्या किया कि जितने सोशल फंक्शन होते थे जी समाज के, हम उन फंक्शनों में जाना शुरू किया। ओके, ग्रेट। वहाँ जब जाते थे, कभी मौका मिलता था बोलने का। पहले बात है, जब वैसे ही जाते थे तो लोग मिलते थे, आप क्या करते हैं, पैसे जेब में नहीं होते थे पर कार्ड ढेर सारे होते थे, विजिटिंग कार्ड। तो फट उसको पूछने से पहले बताते थे कि मैं एडवोकेट हूँ, सो एंड सो, कार्ड देते थे। और जहाँ बोलने का मौका मिलता था वहाँ बोलते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि अगर 150-200 की गैदरिंग में एक ने किसी ने बताया कि भाई ये एडवोकेट है, आप बोलेंगे, हम 2 मिनट बोले, 5 मिनट बोले, लेकिन मैसेज ये चला गया ये एडवोकेट है। उसके बाद से हमसे कार्ड मांगते थे, कहाँ हो। फिर लोगों को लगता था अपने समाज का आदमी है। हाँ, ठीक है, कहाँ हो, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपना कार्ड उसको दे देते थे जी। और उससे धीरे धीरे करके तो फिर वो केसेस जनरेट हुए, समाज के नहीं पर सब समाज के फिर उस पर केसेस आए। और उसके बाद मुझे केसेस का खासकर नहीं दिक्कत रही, हम ठीक एस्टेब्लिश हुए थे। अपना चैम्बर था, घर था, गाड़ी थी। में? मैं पटियाला हाउस कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसको न्यू दिल्ली कोर्ट बोलते हैं, इंडिया गेट के पेरीफेरी पे है, उससे मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने 2003 दिसंबर में एक रेजोल्यूशन पास किया। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन हर कोई करता है। उसमें हालांकि थोड़ा हमारा डिस्कशन काफ़ी हुआ मेरी वाइफ से। इनिशियली शी वाज नॉट एग्रीइंग कि अभी ये रेजोल्यूशन था कि मैं जनवरी 2004 नेक्स्ट से 1 जनवरी से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई केस नहीं करूँगा, सिर्फ कंसंट्रेट हाई कोर्ट करूँगा। उनका थोड़ा ऑब्जेक्शन था कि अभी तो सेटल हुए, सेटल के बाद फिर अनसेटल। तो हमने कहा नहीं, आप हैं ना, क्योंकि वो सर्विस में थी, वो दिल्ली पुलिस में थी। और इनिशियली शी वाज अपॉइंटेड एज ASI, उसके बाद फिर वो SI का उसको रैंक पे ना और कंटिन्यू रहा। उसने, क्योंकि उनकी बात चली तो उनका मेरे पे बहुत सपोर्ट रहा। मैं जैसे जनवरी 2004 में स्टार्ट किया, मेरा सेम ईयर 3 जून को मैं स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट हुआ। और मेरे को 1500 केसेस, मेरे से पहले स्टैंडिंग काउंसिल संजय जैन, जो बाद में ASG में रहे, यहाँ के सीनियर एडवोकेट हैं, उनका चार्ज मिला। मेरे को इतने केसेस वहाँ से मिले। शुरू के जो 6 महीने थे मेरे लिए बहुत टफ थे, क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस की थी। और यहाँ आने के बाद हाई कोर्ट में ऐसे ऐसे केसेस मिले जिन एक्ट्स का मैंने नाम नहीं सुना था। तो मैं 6 महीने बाद मैंने सोचा कि यार मैं गलत फंस गया और मेरे बस का नहीं है ये। तो आई डिसाइडेड कि इसको रिजाइन करता हूँ। आई शेयर्ड विद माई वाइफ। मेरी वाइफ ने कहा कि अगर आपने रिजाइन किया, आप पहले हैं कम्युनिटी से, तो इस कम्युनिटी के बाकी फ्यूचर को ताला लग जाएगा। वो कहेंगे एक इनका बनाया था, नहीं चला पाया। आपको कुछ मेरी मदद चाहिए। मैं बच्चों का, मेरे पे ट्विन सन्स थे, आज वो दोनों एडवोकेट हैं, तो उनके लिए भी पालन, इसकी पुलिस की नौकरी वो भी टफ थी। उन्हें कहा मैं सब संभाल लूँगी, आप अपना केस कीजिए। करीबन 6 महीने और लगा लो, उसके बाद मेरे लिए टफ रहा। फिर मैं कंफर्टेबल हुआ और 2008 5 सितंबर, दैट इज टीचर्स डे, मेरा एलिवेशन हुआ। तीनों कैटेगरी से, मतलब उससे मेरे पहले से कोई नहीं था, SC ST BC से कोई नहीं था, मैं पहला बनाऊँ। और आज भी अगर मैं कहूँ, हाई कोर्ट में दिल्ली में सिर्फ एक BC का है जो एडवोकेट से है, और SC का, BC का दूसरा कोई नहीं है, सर्विस से भी कोई नहीं आज तक भी, और SC का मेरे बाद अब कोई नहीं है। मतलब आप पहले जस्टिस थे जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे जी, और अभी भी कोई नहीं है आपके बाद? आज तक कोई नहीं। ओके। सर, अपने कैरियर में तमाम फैसले दिए होंगे, क्या ऐसा कोई फैसला था जिसमें आप पे बहुत दबाव डालने की कोशिश की गई या फिर भेदभाव का सामना करना पड़ा? नहीं, देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पहली बात है जुडिशरी पे कोई दबाव नहीं होता जी। कोई ऐसा इशू नहीं आया कि मैं इस सिचुएशन में हूँ कि इसमें क्या करूँ जी। मैं एक चीज़ जरूर की, इररिस्पेक्टिव कास्ट एंड क्रीड, उससे ऊपर उठ के जो जज का होना भी चाहिए, जिसका बनता था, जो न्याय था उसका मैंने धड़ल्ले से दिया। और इस बात के लिए मैं जाना जाता हूँ। और ये कहते थे अगर जस्टिस कैद की कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला
तो इसका मतलब फिर मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं, मतलब हमारे में ही गड़बड़ी है। इस बात के लिए मैं यहाँ भी मशहूर था। मैं आंध्रा तेलंगाना जब कंबाइंड हाई कोर्ट था हैदराबाद में, जी। वहाँ पे भी, और यही बात मध्य प्रदेश में छाप छोड़ के आया हूँ। आप बार बार मैम का जिक्र कर रहे हैं। जब भी हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं, तमाम लोग होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो आपके जीवन में जस्टिस सुरेश कुमार को जस्टिस सुरेश कैंत बनाने में किन किन लोगों की अहम भूमिका रही जिनसे आपको प्रेरणा मिली? सबसे पहले मेरे सबसे पहले गुरु मेरे फादर, जी। जो मेरे फादर थे, ही ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक ए फ्रेंड, ओके। नंबर 1। नंबर 2, मेरे 1st to 4th स्टैंडर्ड के टीचर थे, उनका नाम था रामचंद्र। जी। बहुत कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, और बहुत डंडे मार मार के कहा पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। मेरे फादर भी ऐसे थे, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है। उसके बाद फिर मेरे ब्रदर जीतराम कैत, जी। बलजीत सिंह कैत, ये दोनों ब्रदर ये मेरे गुरु रहे, गाइड करते रहे। वहाँ आने के बाद जब मैं वकालत में आया, जी। तो मुझे बहुत सपोर्ट और अच्छी गाइडेंस और कॉन्फिडेंस जो दिया जी। वो श्री वतन सिंह जी एडवोकेट, जो सीनियर थे मेरे। और उसके बाद जब मैं जुडिशरी में आया, जी। मेरी सबसे पहले बेंच बनी जस्टिस मधुर लोकुर जी के साथ, बहुत बढ़िया रहा उनके साथ। फिर जस्टिस अर्जुन सीकरी के साथ बनी, बहुत। जो थर्ड बेंच थी मेरी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट वाज विद जस्टिस प्रदीप नंद्रजोग, हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान एंड फाइनली रिटायर्ड फ्रॉम चीफ जस्टिस बॉम्बे। ओके। वो मेरे एक तरह से गुरु हैं। सर, जब आपने चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी और जब आपका फेयरवेल भी हुआ, तो तमाम ऐसे मुद्दे रहे जब आपने बार बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया, जिक्र किया उनको, और अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया। आपने ऐसा क्यों किया और यह करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, अगर आज जो कुछ मिला है, जी। आज हम अगर आपके सामने बैठे हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं, हम दोनों, हाँ, अगर बाबा साहब ना होते, जी, और उससे पहले कि आप सबको पता क्या स्थिति थी, तो उनकी वजह से आज हम बैठे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसकी वजह से बैठे हैं। बाकी लोग सपोर्टिव होते हैं, लेकिन मेन तो कॉन्स्टिट्यूशन का है। जी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं याद करूं तो फिर किसको करूं? अगर बाबा साहब को ना याद करूं तो किसको करूं? अगर इनकी इस कड़ी में मैं ज्योतिबा फुले साहब को ना याद करूं तो किसको करूं? सावित्रीबाई फुले जी को ना याद करूं तो किसको करूं? तो ये सारे के सारे मेरे, जब भी कोई बोलना होता था, कहीं ना कहीं इनका तड़का थोड़ा लगता था, जो मैं समझता हूँ कि किसी को इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए उस तड़के से, और फिर भी अगर है तो वो उनकी प्रॉब्लम, मेरी हुई तकलीफ हुई कभी हुई तो उनकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2008 में जज बना जी। मेरी जिस दिन ओथ हुई, ओथ होके मैं हाई कोर्ट का जज बना। जी। मेरे से पहले, मेरे से सीनियर जस्टिस बदर दुरेज अहमद, सन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनाब फखरुद्दीन अहमद साहब, उनके बेटे थे वो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इस एक जगह पे, इस पे एक मजदूर और मजदूर का बेटा, दूसरी जगह राष्ट्रपति का बेटा, जज, दोनों जज एक ही उसमें हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये संविधान का ही कमाल था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र आप लगातार करते रहे हैं। आपने ये भी कहा था, आपका स्टेटमेंट मुझे याद है, कि मेरी किस्मत उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन हाँ, वो किस्मत मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये था, मेरा जो चीफ जस्टिस का जो कॉलेज में रिकमेंड किया था, वो किया था चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जी, और जस्टिस सांडेवालिया का किया था चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, और जस्टिस ताशी जो जज थे J&K एंड लद्दाख के, उनका किया था त्रिपुरा में। ये रिकमेंडेशन थी। लेकिन बीच में कुछ चेंजेज हुई। उसमें यह हुआ कि जस्टिस ताशी को वहीं का बना दिया, क्योंकि 1 साल से कम जब रहता है सेम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकते हैं। जस्टिस सांडेवालिया को यहाँ के बजाय उधर हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस, और मुझे मध्य प्रदेश का। तो मैंने एक लाइटर वे में, और अदरवाइज भी ये कहा
कि 2.5-3 महीने से वो जो कन्फ्यूज़न था, असमंजस की स्थिति थी कि कौन चीफ जस्टिस आएगा, तब मैंने कहा था कि मेरी जो डेस्टिनी 14 अप्रैल 1891 को इसी प्रदेश में जब बाबा साहब ने जन्म लिया महू में, तब लिखी गई थी। मैंने ये कहा था। एक बड़ा मुद्दा न्यायपालिका में रिजर्वेशन और कॉलेजियम का है, बहुत बहसें होती हैं, तमाम लोग इस पे, तमाम लोगों की राय है, इवन की सरकार और जुडिशरी के बीच में खींचतान भी देखने को मिली इस पे। आपकी इस पे क्या राय है? देखो, जहाँ तक आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लो जी, जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है कैटेगरीज का। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रिजर्वेशन है जी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। मैंने एक जो जगह बोला भी है जी, कि आप देखो अभी तक बहुत सारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जो अनटच्ड है, कभी वहाँ से हाई कोर्ट का जज सर्विस से या एडवोकेट से नहीं बने। बहुत सारे आज भी है, एक भी नहीं बने अभी तक। और सबसे बड़ी बात तो ये लो, दिल्ली की नेशनल कैपिटल है, अगर दिल्ली में भी 1966 का हाई कोर्ट और 2008 में सुरेश कैद SC ST अगर BC से बनता है जी, ऐसा तो नहीं सुरेश कैद से पहले कोई एडवोकेट अवेलेबल नहीं थे समाज के, जी, लेकिन नहीं हुए। इस पे मुझे ये है कि कहीं ना कहीं जी, एक अफर्मेटिव एक्शन हो, कॉलेजियम भी सोचे और इस पे गवर्नमेंट भी सोचे कि रिप्रेजेंटेशन एक जो प्रॉपर है वो होना चाहिए। जी, अब बात मैं लेता हूँ, मैं चीफ जस्टिस बन के गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। आप बिलीव करेंगे, आपको हैरानी होगी इस बात को जान के कि वहाँ पे वो 1956 का हाई कोर्ट है, दिल्ली से पुराना, 10 साल पुराना दिल्ली से। आज तक SC ST का एक भी जज हाई कोर्ट का नहीं रहा, ना वो सर्विस से और ना एडवोकेट से। जब वहाँ पे वैकेंसी थी तो हमने एडवोकेट से वहाँ 2 जजेस के नाम रिकमेंड कर चुके हैं कम्युनिटी से, BC के भी किए हैं, पर SC की बात कर रहा हूँ क्योंकि SC ST का खाता ही नहीं खुला। एज ए चीफ जस्टिस, एज ए जज हाई कोर्ट, ओके, वो रिकमेंड कर चुके हैं। वो अभी गवर्नमेंट में है और कॉलेजियम में जाएगा, बाकी इनका काम, हम अपना काम कर चुके हैं। जी, एक मतलब कितना ये देखो, क्योंकि वहाँ कोई नहीं। दूसरा, सीनियर एडवोकेट बनते हैं जो डेजिग्नेट करते हैं हम, वो फुल कोर्ट करती है और फुल कोर्ट में पोजीशन ये रही। मैं पहले दिल्ली की बात करूं, जी, दिल्ली में सबसे पहले 2020 आई थिंक 20 सबसे पहले एक AK बेहरा यहाँ से शेड्यूल कास्ट के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटर सबसे पहले, और BC का भी कोई नहीं हुआ था उससे पहले। दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। BC के 4 हुए जी, और SC का एक पहली बार ये हुए, उसके बाद यहाँ से कोई नहीं हुआ। जी, मध्य प्रदेश से कोई नहीं था, वहाँ से एक ने अप्लाई किया था, मैंने वहाँ जाके और हमारे कमेटी ने रिकमेंड किया, फुल कोर्ट ने उसको अप्रूव किया, तो आज वहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ रिजर्वेशन नहीं है जी, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सर बैरिस्टर भी थे, संविधान निर्माता भी थे, भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। आप जब निर्णय लेते रहे हैं तो उस वक्त क्या उनके विचारों की छाप रही आपके भीतर? बहुत छाप रही। देखो, उन्होंने संविधान बनाया, जी, संविधान में क्या है? समता, इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन से दूर और रिप्रेजेंटेशन। जहाँ ये रहती थी तो इक्वलिटी की मैं जो बात करता हूँ, इक्वलिटी में ये था, मेरे पास केस इर्रेस्पेक्टिव कास्ट एंड क्रीड जो आया, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब के विचारों को ध्यान में रखते हुए, उनके विचारों के अकॉर्डिंग के उसको न्याय देते थे, जो उसका ड्यू बनता वो करते थे। एक चीज़ मेरे इसमें खास रही है, जो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं,
मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर थ्रू आउट उनको मैं थोड़ा सा अनकरेज करता था। और फर्स्ट जनरेशन में सबसे आगे की पंक्ति में वीमेन मेजोरिटी फर्स्ट जनरेशन है। वेरी फ्यू आर देयर कि जिनके पेरेंट्स या रिश्तेदार या कोई होंगे। तो वीमेन की जैसी स्थिति, जो बाबा साहब क्रूसेडर्स रहे वीमेन वेलफेयर के, वीमेन के राइट के, वीमेन की तरक्की के, हमने भी कोशिश की कि कोई भी वीमेन अगर कोई होती है उससे ठीक से आराम से उसको स्पेस दे के उसकी बात सुने और जो हो सकता है उसकी वो करे। यही मेरा इक्वल रहा। जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स जो भी है उनको हम स्पेस देते थे, मौका देते थे बोलने का। और क्योंकि अगर यंगस्टर्स को नहीं देंगे तो फिर तो एक लिमिटेड होगा, एक सिंडिकेट्स होगा कि यही एडवोकेट्स हैं बस हाई कोर्ट के, ये करेंगे तो आप आएंगे, तो सब अदरवाइज उनको प्रेज करें तो यंग बार ग्रो नहीं करेगी फिर। तो यंगस्टर्स की बात कही आपने सर, जो डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं, अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उस समाज के जो युवा हैं, उनको कानून और जुडिशरी के फील्ड में जो आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरा उनके लिए, मैं मेरे ख्याल से मेरे से अच्छे उदाहरण भी है, मैं एक याद करूंगा उनको जी। जस्टिस के रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और जस्टिस के रामास्वामी की मेरे से ज़्यादा सफरिंग रही है, मेरी नहीं रही उतनी, मैं जैसे मैंने बताया जी। उनकी इतनी सफरिंग रही और वो जब उसके पेरेंट्स, फादर की खासकर अर्ली एज में डेथ होगी, अर्ली एज में वो कहाँ पले, कैसे कैसे किया, मजदूरी करके किया, तो वो जब पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और एक सुरेश कैत एक छोटे से गांव में किसान मजदूर के घर में पैदा होके, जिस पे जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कुछ नहीं, पेरेंट दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, हमने भी सीजनल की, और जब करते करते जब यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हर कोई समाज का बच्चा में टैलेंट है, इंटेलिजेंट है, उसको सिर्फ गाइड करने की जरूरत है। और समाज जो हमारे जैसे ऊपर आए हैं, मैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि पे बैक टू द सोसाइटी, जो मेरिटोरियस लड़के हैं जिनके पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेसिटी, उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें। जी सर, आपने जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन की बात कही कि जहाँ जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपने तमाम आंकड़े भी दिए। और एक दूसरी तरफ ये माना जाता है कि जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है वंचित तबके का, वहाँ उसकी बात भी कम सुनी जाती है। तो क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका जो आम जनता है, खासकर जो हाशिए के लोग हैं, उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरी है, उनको पूरा न्याय दिला पाई है? मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, संविधान दिवस का कार्यक्रम था, द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, मैं भी उस प्रोग्राम में था। तो वहाँ सीधे उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं, उनको कैसे निकाला जाए बाहर, छोटी छोटी धाराओं में, उस पर काम करना चाहिए जुडिशरी को। तो आप किस तरीके से देखते हैं? मैं उस फंक्शन में सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले बोला था, हमारी माननीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जी। उन्होंने कहा था आप जेलें क्यों बनवा रहे हो, आप जेलों से निकालने की बात करो। गरीब लोग जो वकील नहीं कर सकते, जो उनका परिवार इसलिए छोड़े हुए उन्हें जेल में कि अगर बाहर निकालेंगे तो हमारा जो घर वर है ये भी बिक जाएगा, हम रहेंगे कहाँ। तो उसको कहते हैं एक बाहर है तो अंदर ही रहने दो। इसके ऊपर मेरा कहना है और मैं किया भी है, जो मेजोरिटी नहीं करते, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, किसी को मैं हर्ट नहीं कर रहा। जब प्रेसिडेंट महोदय मुर्मू जी ने जब बोला सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद एक जस्टिस संजय किशन कौल जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने फिर एक फैसले में दिया कि भाई जिनकी जो सजाए याफ्ता हैं, जिनकी कन्विक्शन हो चुकी है, उनकी अगर आधी के करीब सज़ा हो गई है और उनकी अपील हम सुन नहीं पा रहे, तो उनकी सज़ा सस्पेंड की जाए। ठीक है, और उनका वो जजमेंट अच्छा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कई केसेस का दिया था, इसमें इतनी सजा, इसमें इतनी काट चुका है, इसमें इतनी, सब उसका मेंशन किया, 6 साल से ऊपर के थे। उसके बाद से, उससे पहले हम अपना रिव्यू लेते, उनकी बात से हम प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में ये रहा
कि जो 6 से ऊपर का जिसकी सज़ा हो चुकी थी, अपील नहीं थी, हम सुन नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में जब मैं था 2002-2003 की अपील पेंडिंग थी, और ये जब अपील थी नई नई 2019 की, 2020, 21 ये सब थी, जो कि अगर इनको सुनने लगे तो वो पड़ी रही पेंडिंग। तो हमने बेंच मार्क किया कि जिसको 6 साल से ऊपर का हो गया उसको हमने उसकी सज़ा सस्पेंड की, अगर और फैक्टर ना उसमें काम करते हो तो वो हमने रखा। एक मैं जैसे वहाँ गया मध्य प्रदेश में, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में बोला भी है, फुल कोर्ट में जब हमारी हुई थी, वहाँ 12-12, 13-13, 14-14 साल से उनकी सस्पेंड नहीं हो रही, और उसमें मेरिट पे सुनने लग जाते हैं। मेरिट पे सुनो तो अपील ही सुन लो, अपील सुन नहीं सकते, अपील सुनोगे तो वहाँ पे भी 2001 की अपील पेंडिंग पड़ी। तो ऐसे केस में ज़्यादा ना करके वो जो ऑलरेडी अंडरगोन है जितना भी गया, तो उसमें उसके बेस पे करना चाहिए, तभी ये जेलें खाली होंगी और तभी ये न्याय मिलेगा। कितने लोगों को राहत मिली? थाउजेंड्स को, एक आध को नहीं। और इतने थे कि बल्कि ये था कि जस्टिस कैत अभी इस रोस्टर में है, एप्लीकेशन लगा लो सस्पेंड सेंटेंस की, बेल की लगा लो, ये मेरा वो रहता था। सर, चीफ जस्टिस जब हम होते हैं, एक बड़ा पद होता है, तब जुडिशरी सिस्टम के भीतर भी सुधारों की तमाम गुंजाइशें होती हैं। आपने क्या क्या बदलाव किए जब आपको मौका मिला? अशोक जी, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले जब मैं वहाँ गया तो मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन आया कि मैं और मेरी वाइफ अलग अलग जगह पोस्टेड है, कि हमें एक जगह पे उन्होंने कोई ऑप्शन दी 1, 2, 3 वो किया जाए। तो मैंने पता किया कि उसमें कितने कपल केसेस हैं और कितने अलग अलग पोस्टेड हैं। तो सब का मैंने पता करके उनसे ऑप्शन बल्कि मांगा थ्रू रजिस्ट्रार जनरल कि पता करो वाइफ हस्बैंड के जगह जाना चाहती है या हस्बैंड वाइफ की जगह पे आना चाहता है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी। तो हमने उनको कपल को सबसे पहले तो एक जगह पे किया, कईयों की दूरी 600, 700, 800, 800 किलोमीटर भी थी। ये एक। दूसरा जुडिशियल ऑफिसर के लिए किया कि वहाँ पर सूटेबिलिटी टेस्ट किया हुआ कि आप सीनियर डिवीज़न से जब डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, जो हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में एडीजे बोलते हैं, अब जगह डिस्ट्रिक्ट जज, तो डिस्ट्रिक्ट जज जब बनेंगे एक सूटेबिलिटी टेस्ट है, और सूटेबिलिटी टेस्ट की लाइफ 2 साल है सिर्फ। अगर आपने आज टेस्ट दिया और वो 2 साल तक प्रमोशन नहीं हुआ तो फिर आपको एक सूटेबिलिटी टेस्ट फिर देना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते मेरी जो नोटिस में आया कि कम से कम 3 बार लोगों ने सूटेबिलिटी टेस्ट दिए हुए थे, मतलब 8 से 10 साल तक प्रमोशन नहीं हुए उनके, जो प्रमोशन सबको चाहिए, हर किसी की इच्छा होती है लाइफ में। तो वो मैं फुल कोर्ट में लेके गया उसको, और फुल कोर्ट में हमारे सब जजेस के राय से, कंसेंट से हमने वो एक तो वो जो 2 साल लाइफ थी उसकी, हमने वो उसकी पूरी लाइफ कर दी। एक बार जो सूटेबिलिटी टेस्ट हुआ क्वालिफाई, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं देने की, वो ही शैल बी कंटिन्यू टू एलिजिबल एंड सूटेबल फॉर प्रमोशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी 1। सेकंड, क्योंकि प्रमोशन नहीं हुई थी, मुझे रीज़न भी कुछ समझ में नहीं आया क्यों नहीं, इतने साल से पेंडिंग थी। सबकी प्रमोशन की, और जो 8-10 साल से पेंडिंग थे, जो प्रमोशन की पूरी जुडिशरी में आप जान सकते हैं, ये रिकॉर्ड की ऑन रिकॉर्ड है, सब में इतनी खुशी की लहर आई कि सब ये कहने लगे कि भाई इससे बढ़िया चीफ जस्टिस नहीं आएंगे या ना आए। एक जो ये हो गया जुडिशरी की। दूसरा, अब आओ स्टाफ पे। स्टाफ में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई पेट्रोल अलाउंस है, कोई जब जून की या मई की छुट्टियां होती है, जैसे समर वेकेशन, तो सबकी होती है, तो उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। तो वहाँ ये था नंबर 1, पेट्रोल सीनियर लेवल पे मिलता था, नीचे लेवल पे नहीं। हमारे घर में अगर अटेंडेंट होता है किसी घर में या ऑफिस में, हम बोलते हैं चलो ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके आओ, तो भेजते हैं, हमको उनको पैसे नहीं देते। अब ड्यूटी पे भी आते हैं वो डिस्टेंस से, जहाँ से भी ड्यूटी पे ऑफिसर भी आएगा, ड्यूटी पे हम भी जाते हैं, हमें पेट्रोल मिलता है,
रजिस्ट्रार वगैरह को पेट्रोल मिलता है, तो ये बाकी को क्यों नहीं? तो हमने एक एक के बाद उनका सबका पेट्रोल की व्यवस्था की, जो वहाँ से मिलेगा सबको मैंडेटरी। एक दूसरा ये कि एक डिस्क्रिमिनेशन मुझे लगा कि अटेंडेंट की पोस्ट सफाई की तरफ लगाया जिसको, उसकी वर्दी खाकी वर्दी के दूर से पता लगा सफाई वाला है। हमने कहा नहीं है, नहीं होना चाहिए। हमने सबकी वर्दी 2 की सेम रखी, ड्राइवर की वाइट, आशर की वाइट, और बाकी सबकी एक ब्लू सफारी जो सबको अच्छा लगे, हाई कोर्ट का लोगो वोगो सब होके, तो उनको एक वो अच्छा लगा। एक मुझे आज तक जो नहीं हुआ, जो मैं पहला चीफ जस्टिस हूँ, मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारियों ने बुलाया स्वागत समारोह। ओके। उन्होंने कुछ गाने बजाने का प्रोग्राम किया हुआ था। उनकी मुझे पता था डिमांड भी खूब होगी। काफ़ी तो ऐसी थी कि जब उन्होंने डिमांड मेरे से पुट की कि ये डिमांड है, उनमें से काफ़ी तो मैं कर ही चुका, डिसीजन ले चुका था ऑलरेडी। फिर उन्होंने मेरे स्वागत में गीत वीत भी गाए, तो मैंने भी फिर वहाँ पे एक गीत उनको भी सुनाया। अरे वाह। इससे इम्प्रेशन होके जो मैंने किया, पूरे स्टेट के कर्मचारी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पूरे स्टेट के, फिर उन्होंने एक पूरे बड़े हॉल में फंक्शन किया, मेरा पूरा स्वागत, पूरी स्टेट से इतने वो खुश हुए। तो लास्ट तक मतलब जो मैं कर सकता था और जो उनका ड्यू था, डिजर्व करते थे, वो मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी, मैं करता गया और लास्ट दिन तक भी करता आया हूँ। सर, आज संविधान को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है देश में। हर नेता के हाथ में संविधान की कॉपी होती है। देखो ये इस फैशन को और संविधान को लेकर जो बहसें चल रही है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी? देखो मैं अशोक जी सुनो, एक ढिंडोरा पीटना संविधान 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 का, एक संविधान को जीना और संविधान को मानना। कोई सरकार है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर संविधान का वायलेट करती है तो उसके लिए आपके पास एक ही चारा, कोर्ट। ये दुनिया में जाके ढिंडोरा ये पीटना कि संविधान में ये नहीं हो रहा, संविधान में ये सारी चीज़ें, देखो ये पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं सब अपनी, जिसका जो मौका लगता है। जहाँ होता है यस, उसका स्पेसिफिक बोलें, बताएं कि देखो इस केस में या इस आदमी के खिलाफ संविधान को वायलेट किया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई, उसके लिए कोर्ट्स में आप जा सकते हैं और कोर्ट से आप वो कंसर्न पार्टी रिलीफ ले सकते हैं। सर, इसमें एक चीज़ और भी पिछले दिनों में देखने को मिली कि संविधान को लेकर जितनी बातें हुई, पहले संविधान मतलब न्यायालय तक सीमित था, अब संविधान लोगों के घरों में है, कॉपियाँ, बड़े लोग जागरूक हैं कि ये संविधान है। फिर जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी भी विरोध का प्रतीक बने, देश में बहुत सारे आंदोलन हुए पिछले दिनों में, जिसमें हर किसी के हाथ में उनकी तस्वीरें होती थी। ये इसको कैसे देखते? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि लोग जागरूक हैं संविधान से, बिल्कुल जागरूक नहीं है। अगर जागरूक हो तो कहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन हो, कहाँ कास्ट इश्यूज हो, कहाँ रिजर्वेशन पे उंगली उठाए और क्यों रिप्रेजेंटेशन ना दे। तो ये समझ ना समझ टोटल, और अगर समझ है तो उसकी तरफ आंखें मूंद लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं देखता, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा लगभग, और जिसकी पावर है वो अपने पावर का यूज़ कर रहा है, फेवर कर रहा है जी। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म हाई उस पर है, वो चाहे जुडिशरी में लो चाहे अदरवाइज सिस्टम में लो। और मैं जो समझता हूँ शायद जुडिशरी में तो सबसे ज़्यादा है। अगर कोलिज्म में, क्योंकि हमारे खासकर कम्युनिटी के अगर जजेस नहीं हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि कोलिज्म सिस्टम ने करना है। जो कोलिज्म में जब वो अपॉइंट ही नहीं होंगे तो कोलिज्म में नहीं आएंगे, कोलिज्म में नहीं आएगा तो उनको करेगा कौन? बिल्कुल सर, ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 32 फैमिलीज मिल के पूरे देश के सिस्टम को चला रही है, जुडिशरी सिस्टम को जी। इसको कैसे सुधार हो सकता है? देखो आपकी इसमें यह है कि थोड़ा सा इस सिस्टम को कहीं चेंज करना पड़ेगा। देखो हम जज से पहले ह्यूमन बीइंग है जी।
हम उस सोसाइटी से आते हैं जिस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हम पे आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल गलत है कोई कहना, कोई कहे कि नहीं जी आप जज बन गए सोसाइटी से तो दूर, सोसाइटी की बात, ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि सब के सब जज बन के भी वो सोशल एनिमल सोसाइटी के मेंबर रहते हैं। इसमें आप सबका साथ और सबका विकास की जो बात है, साथ तब आएगा जब आप ना रिप्रेजेंटेशन देंगे। रिप्रेजेंटेशन के लिए या तो मैंडेट करो कॉलेजम पे कि आपको इतने % इनको रिजर्वेशन देना है, इनका पार्टिसिपेशन होना है, तो तब बात बनेगी। अगर उतना नहीं जितना अदरवाइज अदर इंस्टीट्यूशंस में है, लिमिटेड वो है, तो कम से कम एक कैप लगा दे कि आप 20% से ज़्यादा किसी भी एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा यहाँ पे जी, कैप लगा दे, नंबर 1। और जिनका नहीं है, क्योंकि कॉलेजों का मतलब क्या है, सर्च एंड सेलेक्ट। आप सर्च कीजिए, बिल्कुल, आप देखिए कि कहाँ नहीं है, उसको सर्च करके और आप रिकमेंड सर्च कीजिए। करने के बाद भी 32 फैमिली में ही सर्च होता है। ये नहीं, देखो वो है कि आप मेरी कमर खरोंचो, मैं आपकी करूँगा। कि प्रॉब्लम ये है कि उनको दूसरा किसी को दिखाई नहीं देता। ढूंढे तो तभी तो ना, उनके पास ढूंढे ढंढाए हैं कि मैं बना तो मुझे ये करना है, बी करना है, बी ने काम है सी करना है। तो ये बार्टर सिस्टम है, एक आपका आएगा, एक मेरा आएगा, एक तीसरे का आएगा, हम अपनी मर्जी से हम ढूंढते नहीं हैं। हमें डी को कर देगा, एफ जी को कर देगा, बार्टर सिस्टम है, बस एक मेरा एक तेरा एक इसका, ये सब है। इससे कहीं इस सिस्टम से कहीं डिफरेंट सिस्टम, बहुत सारे जो हमारे सीनियर हैं, कुलीग हैं, वो मेरी बात से एग्री नहीं होंगे। वैसे होती थी वो नहीं, मेरे होती है, होती रहेगी, मैंने उसकी परवाह नहीं करी, ना मैं आज करता ना मैं बाद में करना उसके टाइम में। क्योंकि जो चीज़ सही है, या तो वो तर्क से बताएं कि नहीं, या तो ये कहें कि आपके मेटल नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, हम बताएंगे। अगर हैं तो उनको देख लो, और कोई कहता है टैलेंट नहीं है या कॉम्पिटेंट नहीं है, तो एग्जाम करा के भर्ती कर तो कॉम्पिटेंट नहीं है तो नेशनल जुडिशल कमीशन करो। आप जैसे यूपीएससी से आते हैं वैसे यहाँ पे भी आएंगे। और आप कहते हैं टैलेंट नहीं है, टैलेंट कैसे देखा जाएगा? आप मुझे पावर दो, कुर्सी दो, मेरा काम देखो, फिर टैलेंट पता लगता है। अगर कोई पहली बार चीफ मिनिस्टर बनता है, उसका क्या एक्सपीरियंस है? चीफ मिनिस्टर बनता है, चलाता है। अगर पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसका प्राइम मिनिस्टर का क्या एक्सपीरियंस है? तो आप उनको मौका देंगे तो तब परफॉर्म करेगा कि उसमें टैलेंट है या नहीं है, उसमें कैलिबर है नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें अगर अनटैलेंटेड को बना दिया टैलेंटेड, मतलब उसको पावर दे दी, फिर आप हटा नहीं सकते, जैसे जुडिशरी में है, इम्पीचमेंट से ही हट सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपका सब ये देखा जाता है कि आपके कितने साल एक्सपीरियंस हुआ, मिनिमम 10 ईयर्स से ही है, आप कितने केसेस में अपीयर हुए हैं। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड है, केस बोलते हैं आप अपीयर हुए हैं, आप खुद लीड कौंसल अपीयर हुए हैं, तो फिर उसके बाद तो फिर एक एक बाल देखना, तो फिर तो बाकी सबके देखो, उनकी फैमिली देखते हो, इनका एक एक थ्रेड देखोगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है टोटल, ये नहीं चलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, होगा आज नहीं तो कल। इसको लेकर बहसें भी शुरू हो गई हैं। सर, आपको अगर बदलने को मिले जुडिशरी सिस्टम के भीतर कुछ, तो क्या क्या बदलना चाहेंगे? कोई सिस्टम रहे, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, कीप इन माइंड। ठीक है, उसका एक ही तरीका है, अगर आपका सबका विकास और सबका साथ, तो वाकई सबका विकास सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके लिए जो भी मेथड कर सकते हैं तभी हो पाएगा। अदरवाइज आप जो मर्जी ये कोलिजम सिस्टम रखो, दूसरा ले आओ, पहले भी यही पोजीशन थी, पहले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आए, जो सिस्टम पहले था। कोलिजम सिस्टम के बाद भी वही पोजीशन है, 75 साल से ज़्यादा आज़ाद हुए हो गए। तो अगर 75 साल के बाद भी आज ये पोजीशन है कि 20% से भी कम, जो 85% या 80% पॉपुलेशन है, 75 भी लगाओ, अगर उसके बाद भी आप 20% से नीचे का रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर क्या है? अब वही अंदाज़ा लगा सकते हैं। डर है कि सुरेश कैथ जैसे लोग आ जाएंगे, फिर जो बातें आप लोग करते हैं, सुरेश कैथ जैसे आए या दूसरे आए, मैं उनकी बात नहीं है। क्वेश्चन ये है, अगर मान लो सुरेश कैथ भी आ जाए जी,
सुरेश कैत अकेला क्या करेगा? कॉलेज में दूसरे मेंबर भी हैं, नंबर 1। अगर सुरेश कैत भी वो करने लगे कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी के करे, तो फिर दूसरों में सुरेश कैत में क्या फ़र्क है? उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो सुरेश कैत से या किसी और से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर सिस्टम बना, उस सिस्टम में ढलेंगे, उस सिस्टम में आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। तो आप जुडिशरी पे जो आयोग बनना है यूपीएससी के तर्ज पे, उसके आप पक्षधर हैं? मैं पक्षधर हूँ, 100% पक्षधर हूँ, क्योंकि फिर किसी को ये नहीं रहेगा कि जी ये इसमें टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट तो एग्जाम दे, पता लगेगा किसका तो टैलेंट। एग्जाम और नतीजे तय करेंगे, वो तय करेंगे, और वो करना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, इंग्लैंड का एग्जाम्पल देता हूँ। इंग्लैंड में कोई डीएसपी, एसपी, आईपीएस ये नहीं होता, कांस्टेबल भर्ती होता, कांस्टेबल। सारे लोग कांस्टेबल से ही टॉप को पहुंचता है वो। ओके, डायरेक्ट आईपीएस कोई नहीं, वहां से पहुंचेगा, जो भी पहुंचेगा वहां से पहुंचेगा। जब वहां से वो पहुंच सकता है, यहाँ जो भी आप जो भी डेजिग्नेशन दोगे, जो मजिस्ट्रेट दोगे, डिस्ट्रिक्ट जज दोगे, वो क्यों नहीं सीजीआई तक पहुंच सकता? उसका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोग वहीं तक सिमट के रह जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लोग सिमट के इसलिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लोगों के 1/3 उनकी है और 2/3 जो बार से एडवोकेट से है, तो इस करके उनका वैकेंसी कम है। तो उनको कई साल बाद बिल्कुल जब रिटायरमेंट के नज़दीक होंगे, तो तब उनका नंबर आएगा यहाँ आने के लिए। तो सब कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कुछ पावर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दे सकते हैं। अब जो पावर, जैसे लोगों का कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आते हैं वो बस हाई कोर्ट में आके उतना काम नहीं कर सकते। मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि सब तरह के लोग हैं जो यहाँ आके भी नहीं काम करते, डायरेक्ट आते हैं। कुछ वो भी है कि वो भी नहीं काम करते वहाँ पे, कुछ ऐसे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जो केसेस, जैसे हम कहते हैं कि रिट पिटीशन नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होती, उनको रिट पिटीशन का एक्सपीरियंस होता। आप कुछ इसमें चेंज कीजिए, आप कुछ रिट पिटीशन छोटे मैटर्स की किसी की आप तय कीजिए, वो उनको बुलाए, ताकि साथ एक्सपीरियंस होता रहेगा। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब उसमें अरेंजमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। सर, आपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उसको स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल अभी तक तो लग नहीं पाया है। उस समय काफ़ी विरोध की भी खबरें आई, बहुत खींचतान हुई, अलग अलग तरह की बातें आईं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये कंट्रोवर्सी जिसको कहते हैं लोग, जी, मेरी इनिशिएट की हुई नहीं है। जी, मैं 25 सितंबर को मैंने ओथ ली एज ए चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। जी, 21 या 22 को मैं फर्स्ट टाइम ग्वालियर गया। वहाँ मुझे रिप्रेजेंटेशन मिला हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिया कि इस प्रांगण में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगे। वो मैंने रिप्रेजेंटेशन जस्टिस आनंद पाठक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है वहाँ के, उनको मैंने रेफ़र किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रिटर्न में मांगा कि इसका खर्चा कौन उठाएगा। जस्टिस पाठक ने मुझे पूछा कि सर इसमें खर्चा कौन उठाएगा। हमने कहा खर्चा वो उठाएंगे जिन्होंने इनिशिएट किया है। आप एडवोकेट से बात कीजिए, बुला के मीटिंग, और वो बताएंगे। उन्होंने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वगैरह जो भी थे, उनको बुलाया। बुला के उन्होंने कहा कि भाई खर्चा तो आप करेंगे इसमें। उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर कर दीजिए। जस्टिस पाठक का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर ये कह रहे हैं कि ऑर्डर कर दीजिए इसमें, हम ताकि हम पैसे इकट्ठा कर सकें। हमने उनको मना किया कि नहीं, हमने ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि हमारा ऑर्डर का काम नहीं है, इन्हीं का इनिशिएटिव, ये खुद करें, बताए कहाँ से। तो अल्टीमेटली ये सब होने के बाद फिर कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा किया तो मूर्ति बनना शुरू हुआ। और मेरे से परमिशन मांगी कि मूर्ति लगने की परमिशन, मतलब लगने की परमिशन हो, तभी वहाँ कंस्ट्रक्शन कुछ हो सकती थी। हमने उस बेस पे परमिशन दे दी। परमिशन दी तो पेडेस्टल बन चुका है। इस बीच में ये आया कि ये जो परमिशन है ये प्रॉपर नहीं है, ये बिल्डिंग कमेटी जो है उससे होना चाहिए था। मैंने बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया। 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में से 2 मेंबर ने कहा गो हेड, लगनी चाहिए, क्योंकि हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए,
क्योंकि जब बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, हम तो कुछ एडवोकेट्स के दबाव में हमें नहीं हटना चाहिए। 5 ने ये कहा कि थोड़ी देर के लिए इसको पोस्टपोन कर दो, एंड दे आल्सो सपोर्टेड, पोस्टपोन कर दो, मैं थोड़ी देर के लिए बाद में लग जाएगी। तो हमने करीबन महीना भर वेट किया जी, जानबूझ के, क्योंकि उसमें 14 अप्रैल बीच में भी आ रहा था। हमने सोचा शायद इस वजह से होगा, तो इसको 14 अप्रैल को जाने दें। उसके बाद हमने फाइल पे, क्योंकि फाइल मेरे पास थी, मुझे भी कुछ उस पर लिखना था, तो हमने फिर उस पर लिखा कि भाई मीटिंग तब थी, उसमें सब्सटेंशियल टाइम हो चुका है, और किस मेंबर ने क्या बोला वो भी हमने उसमें लिखा है। ये भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी स्टैचू है। और मैं एक ऐड और करना चाहता हूं जो मैंने उसमें नहीं लिखा, आप सबकी जानकारी के लिए। अशोक नगर में लगी मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संविधान वाटिका बनी है, और संविधान वाटिका एक पार्क है छोटा, और उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्टैचू लगा, और मैं ही उसका इनोवेशन करके आया था। ठीक, वहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है। कोई किसी तरह की अपोजिशन वहाँ नहीं हुई, किसी तरह की अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई, तो वहाँ क्यों? और वो भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, जो देश के पहले कानून मंत्री हैं। तो इस करके जब ये सब हुआ, मैंने जब भेज दिया कि भी वहाँ लगना चाहिए, ज़्यादातर एडवोकेट फेवर में, फ्यू एडवोकेट्स अपोजिंग, तो वी शुड इग्नोर देम। उसके बाद मैंने गवर्नर साहब से बात की फ़ोन पे, उनको बताया कि ऐसे B.R. अम्बेडकर साहब का स्टैचू लगना है, आप मुझे टाइम दीजिए। उन्होंने हमें उन्होंने कहा कि हमें इन्विटेशन भेज दीजिए, जो भी है फॉर्मल हमने भेजा। उनका फॉर्मल एक्सेप्टेंस आया कि 17 मई को लगाएंगे। ठीक है, 17 मई के बाद फिर वहाँ पे उसका कम्युनिकेशन चला गया, हमने भेज दिया एडमिनिस्ट्रेटिव जज को, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला इनको आगे भी दो, कलेक्टर वगैरह को। तो ये सब करते हुए फिर उनका जो अपोजिशन था वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, जिसमें फिर शायद गवर्नर साहब की अपनी कोई मजबूरी रही होगी, या कोई और प्रोग्राम होगा इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने फिर अपना वो जो कंसेंट विड्रॉ की। उसके बाद फिर उनका रिमाइंडर आता है कि जी मूर्ति जल्दी लगाओ। हमने उनको बोला कि सुनो, ये जो कंट्रोवर्सी है इसको शांत करो, हम इस मूर्ति को ज़बरदस्ती नहीं लगाना चाहते। क्यों? एक मूर्ति लगने से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्टेचर कोई हाई नहीं हो जाएगा, एक ना लगने से कम नहीं हो जाएगा। हम इसको लगाएंगे तो ये उत्सव की तरह लगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट अशोक नगर में लगी मध्य प्रदेश में, तो उस तरह से लगे। हम ये नहीं चाहते कि ये मारपीट हो आपस में, कुछ ग्रुप में, उनके खिलाफ एक गलत मैसेज जाए, वो नहीं चाहते। और आज भी मेरा मैसेज सबको है, दोनों साइड के वकीलों को, सब भाइयों को, कम्युनिटी के, इस देश के, वहाँ ग्वालियर के इस तरह सा का कोई माहौल ना पैदा करें। इसको उठ बैठ के बातचीत करके अपने आप को समझा के, क्योंकि ये किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, और ये अंबेडकर सिर्फ मसीहा, दलित और बैकवर्डों का नहीं है, ये पूरे देश का है। वोटिंग राइट अगर वुमेन को दिया है, उन्होंने दिया है। अगर हिंदू कोड बिल पे डॉक्टर अंबेडकर ने रिजाइन किया, उसमें सारे वुमेन राइट थे, जो 1952 में फेल हुआ, और 55 में हिंदू, उसी में से हिंदू मैरिज एक्ट बना, हिंदू सक्सेशन एक्ट, 56 में हिंदू मैरिज एंड अडॉप्शन एक्ट बना, उसमें सब के सब वुमेन की थी। तो याद रखना चाहिए सबका, वो किसी की भी जो औरत और वुमेन है, उन सब का उन्हें ख्याल रखा। और उसका अगर स्टैचू पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति ही कहूँगा, उनकी अपनी राजनीति है, इलेक्शन लड़ना होगा, कुछ करना होगा, वो अपनी राजनीति रखें। हमें इस राजनीति से दूर रह के, हम तो ये कामना करता हूँ, और मेरी इच्छा है, और मेरे ख्याल से सबकी इच्छा है कि अगर शुरू हुई है वहाँ पे जी, तो अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ पे लगनी चाहिए, लगेगी। जी जी सर, जो खींचतान हुई वहाँ पे, और जो वीडियो स्टेटमेंट हमें देखने को मिले कि कुछ वकील जो अपोज कर रहे थे, उनके जो स्टेटमेंट थे वो बहुत संविधान विरोधी थे, बाबा साहब के अगेंस्ट में थे, उनको इंसल्ट करने वाले थे।
तो कहीं ना कहीं इसमें एक जाति का मसला आ गया था क्या, कि जैसे सुरेश कैंथ हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके वक्त में लगे, हम लगने नहीं देंगे, वो एक वर्चस्व की लड़ाई थी क्या उनकी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सुरेश कैथ चीफ जस्टिस होते हुए उसको कोई डिसीजन लेना था, और वो भी रिप्रेजेंटेशन जो एडवोकेट्स का। सुरेश कैथ ने एज चीफ जस्टिस इसको पूरी जो प्रक्रिया थी बिल्डिंग कमेटी वगैरह में, वो पूरी प्रक्रिया की। और अगर सुरेश कैथ ज़बरदस्ती करता तो मैं चीफ जस्टिस था वहाँ का, तो मैं मूर्ति तैयार थी, पेडेस्टल तैयार था, ठीक, मैं जाके उसको बिल्कुल लगा के आ जाता। लेकिन मैं नहीं चाहता था वो करना, और वो मुझे गवारा भी नहीं है। ये रिकॉर्ड कहता है मेरा लाइफ का, आज का नहीं। मेरे सब कास्ट क्रीड, सब के दोस्त, और मैंने मेरी फेयरवेल स्पीच जो मैं भी बोला है जब मैं आया हूँ कि मेरी पृष्ठभूमि डिफरेंट रही है। बेशक मैं गांव से हूँ, छोटे गांव से, पेरेंट्स मेरे मजदूर रहे, लेकिन हमारी इस फैमिली में 18 मैरिजेज इंटरकास्ट है। और मैंने ऑन रिकॉर्ड भी बोला, मेरा छोटा भाई प्रोफेसर है, ज्योग्राफी का प्रोफेसर है, गर्ल्स कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गुड़गांव में ज्योग्राफी का है, उनकी वाइफ भी है। तो मेरा कहने का मतलब, हम इन कास्ट से और धर्म वालों से ऊपर है, हमें किसी धर्म से, किसी कास्ट से एलर्जी नहीं है। हम जब इतना बड़ा है और सारी मैरिज सक्सेसफुल है, जब इतने बड़ी फैमिली के और सबसे हमसे लेते हैं सब सीख, अगर हम उस चीज़ को किसी तरह से अपोज नहीं करते, किसी कास्ट से कोई लेना देना नहीं, हमने ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है देश का, कॉन्स्टिट्यूशन एक समाज का नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं लिखा। तो लोगों ने इस चीज़ को संकुच कर दिया कि ये दलितों का मसीहा, एक्सेप्टेंस इतने सालों बाद भी उनकी, इसको छोड़ के बाकी जितने छोटे मोटे जितने भी रहे उनकी तो बड़ी एक्सेप्टेंस है, और इसी पे तकलीफ है। लेकिन अब बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। जो मैं बैकवर्ड कास्ट वालों की बात कर रहा हूँ, जो नहीं मानते थे, जिनको ज्ञान नहीं था, आज वही बाबा साहब की मूर्ति नहीं, बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आप देखना, बाबा साहब को बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। सर, जब ये बहस चल रही थी तो एक मांग ये उठी, डिस्कशन हुआ, सोशल मीडिया पे आया, हमने भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा है। वो देश के संविधान निर्माता हैं, देश के पहले कानून मंत्री भी हैं। इस नाते भी क्या लोगों ने कहा कि उनका जो स्टैचू है देश के हर अदालत में क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि हम रोज़ संविधान 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 की बात करते हैं, और संविधान निर्माता का अगर लगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कईयों ने कहा कि संविधान, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन मेंबर तो और भी थे। ये सबको पता होना चाहिए कि जितने मेंबर थे उन मेंबरों में कितनों ने पार्टिसिपेट किया, कौन अब्रोड में थे, किन की डेथ हुई, कौन बीमार थे, कोई बिजी शेड्यूल के से नहीं आ पाए, और अगर बाकियों का योगदान था जितना डॉक्टर अम्बेडकर का था, तो पार्लियामेंट में जितनी डिबेट है, सवाल जवाब, वो सब के सब बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए, मेजोरिटी उसमें। तो हर चीज़ एक उन्होंने अपने हाथ से, अपने वो टाइपराइटर पे, उस पे संविधान को खुद टाइप किया, कोमा, फुल स्टॉप और इंग्लिश वो उनकी है, कोई कमी नहीं निकाल सकता कि ये कोमा गलत लगा, ये फुल स्टॉप गलत लगा, ये सेंटेंस ठीक नहीं, ये कंट्री नहीं। और उस उनकी ग्रेटनेस देखो, संविधान लिखा, आज पूरी दुनिया मानती है कि ये एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट, उसमें भी उन्होंने अमेंडमेंट का प्रोविज़न दिया कि बदले सरकमस्टांसिस में आप इसको अमेंड भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने जो लिख दिया वो फाइनल है। जी सर, आपकी सुप्रीम कोर्ट में आने की भी चर्चा थी काफ़ी, और जैसे ही आप रिटायर हुए उसके जस्ट तुरंत बाद
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी हुई, आपको निराशा हुई? देखो अशोक जी, किसी को भी प्रमोशन अच्छी लगती है, एलिवेशन अच्छा लगता है। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं मुझे निराशा नहीं हुई, मुझे खुशी हुई, ये झूठ होगा। झूठ। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इंडिया में सेकंड सीनियर मोस्ट जज था इंडिया में, तो दिल्ली में तो था ही सीनियर मोस्ट। जी। 2 वैकेंसी भी थी और दिल्ली का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन था वहाँ पे, जबकि हमारे दिल्ली के 4 जज ही रहे सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम, तो सिर्फ एक था, तो वो भी हो सकता था। लेकिन इन सब पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टम की, कॉलेजियम की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जो हमें ना लाके और अगले दिन जब रिटायर होते हैं उसके 2-3 दिन बाद वो वैकेंसी भरी, क्योंकि मेरे टाइम में कॉलेजियम ही नहीं हुआ कि जो हमें लेते, खासकर जो मेरा पीरियड जी। जो रहा है। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि जहाँ से मैं चला, मैंने आपको सब अपनी स्टोरी बताई, जहाँ तक पहुँचा हुआ जी। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कुछ मिला है। जी जी। ठीक है, जो नहीं मिला उस पर कोई शिकायत नहीं। हम ये समझते हैं कि हमें वो मिला मेरे लिए जो अच्छा था, और मुझे वो मिलेगा जो मेरे लिए और अच्छा हुआ है। सर, जब हम, बहुत ईमानदार जवाब दिया आपने सर, कि सर जब हम जुडिशरी में होते हैं, एक न्यायाधीश होते हैं, तो तमाम हमारी मजबूरियां होती हैं, तमाम एक दायरा होता है। लेकिन अब आप रिटायर हैं और आपका जिस तरीके का काम रहा है, जिस तरीके की आपकी सोच रही है, एक अम्बेडकरिज्म झलकता है, बाबा साहब के विचारों से लैस हैं आप। फिर बैक टू सोसाइटी एक कॉन्सेप्ट है, तमाम लोग उस पर काम कर रहे हैं। आपकी दूसरी पारी क्या होगी, अब आगे क्या? देखो, कईयों ने मुझे कहा कि आप अच्छा बोलते हैं, आप आर्टिकुलेट हैं, पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन कर लो। उस पे मेरा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, नंबर 1। क्यों? मेरा वो एप्टीट्यूड रैटिट्यूड नहीं रहा। अगर तब हम स्टूडेंट लीडर थे, तभी कोई चले जाते तो बात अलग थी, उसी फील्ड में चले जाते, उसी फील्ड में। अब हमारा फील्ड डिफरेंट है, उसमें मेरा जो पे बैक टू द सोसाइटी ये रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा, मैं जगह जगह जाके एक बच्चों को एनकरेज करेंगे कि आप मेहनत करो, अगर इस फील्ड में आना है तो मैं इस फील्ड में गाइड कर सकता हूँ। दूसरे फील्ड में मैं बाकी लोगों को बुलाऊंगा जिसको जो फील्ड में जाना है गाइड करने के लिए। एक जहाँ ज़रूरत होगी, कोई स्कूल में, कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटी में, कहीं भी कुछ ज़रूरत होगी मेरी कोई भाषण की, जी, मेरा कोई उनको अच्छा लगे कोई, तो मैं वहाँ पे भी जाके कोशिश करूँगा जी। और मैं मैसेज दूंगा सबको कि जो मदद कर सकता है, जो बच्चा कुछ बनना चाहता है, फाइनेंशियली उनकी हालत ठीक नहीं है पेरेंट्स की, उसकी ज़रूर मदद करें, आगे बढ़ के, और उसमें बिल्कुल हिचकिचाहट ना करें, क्योंकि हमें बहुत दिया है तो हमें शेयर करना चाहिए पक्का। एक पूरी कहानी है आपका, जो जीवन है वो संघर्ष का की पूरी कहानी है, एक पूरे समाज की कथा है। क्या बायोग्राफी वगैरह लिखने का भी इरादा है, ताकि और लोग प्रेरणा इरादा है, हो सकता है मेरी बायोग्राफी पे फिल्म बने, वो मेरे माइंड में है, सोच रहा हूँ, बाकी होप फॉर द बेस्ट। आखिरी सवाल सर, जस्टिस सुरेश कैंथ खुद को किस तरीके से परिभाषित करना चाहेंगे? एक ही लाइन में बताऊं, मैं संघर्षों का आदी हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच इस बातचीत के लिए। तो आप सबका, जितने श्रोता, जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी। तो जस्टिस सुरेश कैंथ एक नाम नहीं, एक संघर्ष की परंपरा है। उनकी यह यात्रा साबित करती है कि अगर हिम्मत हो तो व्यवस्था की दीवारें भी सर झुका सकती हैं। उन्होंने न्याय दिया, लेकिन खुद अन्याय की पीड़ा भी झेली। उन्होंने संविधान को जिया, लेकिन अपने समाज के लिए संवेदनशीलता को कभी छोड़ा नहीं। यह इंटरव्यू सिर्फ शब्दों की बातचीत नहीं है, बल्कि यह एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दस्तावेज है। हम दलित समाज के न्यायिक
प्रतिनिधि और संविधान की आत्मा को जीवित रखने वाले माननीय सुरेश कायस्थ सर को धन्यवाद देते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अगर आपको यह बातचीत अच्छी लगे, प्रेरणा मिले, तो इसे जरूर शेयर करिए, आगे बढ़ाइए और देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।